रुकिए, दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखिए। रूस और यूक्रेन, ईरान और इजराइल, अमेरिका, जापान, जर्मनी और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का नया रक्षा गठबंधन। क्या ये सिर्फ अलग अलग संघर्ष हैं या दुनिया धीरे धीरे तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुकी है? आज मैं आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों की ऐसी घटनाएं दिखाने वाला हूं जिन्हें अलग अलग देखकर शायद कुछ खास ना लगे, लेकिन अगर इन्हें एक ही नक्शे पर रख दिया जाए तो तस्वीर इतनी डरावनी हो जाती है कि एक सवाल अपने आप सामने आता है। क्या तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? रूस और यूक्रेन, अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान, होर्मुज का संकट, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का नया रक्षा समझौता, जर्मनी की यूरोप की सबसे शक्तिशाली कन्वेंशनल सेना बनाने की तैयारी, जापान का हथियारों के निर्यात की ओर बढ़ना, जापान में न्यूक्लियर वेपन्स पर फिर से बहस, उत्तर कोरिया की धमकियां, चीन और रूस की बढ़ती रणनीतिक नजदीकियां और भारत के नॉर्थ ईस्ट में विदेशी नागरिकों और कथित विदेशी नेटवर्क से जुड़ी जांच। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, सवाल यह है क्या ये सारे युद्ध धीरे धीरे एक ही वैश्विक संघर्ष की कड़ी बन रहे हैं? और अगर भविष्यवाणियों में बताए गए संकेतों को आज की घटनाओं के साथ मिलाया जाए तो शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह समय आ चुका है जिसका वर्णन सदियों पहले किया गया था? युद्ध कई मोर्चों पर पहले ही फैल चुका है। सबसे पहले यूरोप, रूस यूक्रेन का युद्ध वर्षों से चल रहा है, लेकिन 2026 में भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके आसपास यूरोप की पूरी सुरक्षा व्यवस्था बदल रही है। नाटो देशों का सैन्य खर्च बढ़ रहा है, हथियारों का उत्पादन बढ़ रहा है और अब सबसे चौंकाने वाली खबर आती है कि जर्मनी, जिस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक सैन्य शक्ति को केवल बेहद सावधानी बरती, वही जर्मनी अब यूरोप की सबसे मजबूत कन्वेंशनल मिलिट्री बनाने की योजना आगे बढ़ा रहा है। जर्मनी की योजना एक्टिव ड्यूटी पर्सनल को लगभग 1,85,000 से बढ़ाकर 2,60,000 करने की और रिजर्व को भी 2 लाख तक ले जाने की घोषणा है। सोचिए, यूरोप का सबसे बड़ा आर्थिक पावर हाउस अब अपनी सेना को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा है। आखिर क्यों? जर्मनी का आधिकारिक तर्क है रूस से पैदा हुआ सुरक्षा खतरा, लेकिन इतिहास का विद्यार्थी यहाँ एक सवाल जरूर पूछेगा, जब बड़े देश युद्ध की आशंका के कारण अपनी सेनाएं बढ़ाना शुरू कर दें तो क्या वह युद्ध की तैयारी नहीं कहलाती? कैमरा यूरोप से सीधे पूर्वी एशिया पर अगर ले जाएं तो जापान पर नजरपात कीजिए, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी की तबाहियां देखी, जिसकी युद्धोत्तर पहचान लंबे समय तक पैसिफिस्ट रही, लेकिन आज जापान की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जापान लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, टोमाहॉक मिसाइल जैसी क्षमताएं हासिल कर रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। दोस्तों, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जापान ने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट पर लगी पुरानी पाबंदियों को काफी ढीला कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत जापान द्वारा विकसित कुछ सैन्य उपकरणों को तीसरे देशों तक एक्सपोर्ट करने का रास्ता खुल चुका है। यानी जापान केवल अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं बनाने वाला, वह उसको अन्य देशों को भी बेचेगा। वह फिर से वैश्विक डिफेंस इंडस्ट्री का खिलाड़ी बन रहा है। और न्यूक्लियर वेपन्स, यहां भी कहानी बहुत संवेदनशील मोड़ ले चुकी है। जापान में न्यूक्लियर वेपन्स रखने की संभावना पर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जापान के रक्षा मंत्री ने भी न्यूक्लियर वेपन्स पर टैबू के बिना चर्चा पर बात कही है। ध्यान रखिए,
जापान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस देश ने कभी न्यूक्लियर हथियारों की भयावहता झेली थी, उस देश में आज न्यूक्लियर डिटरेंस पर खुली बहस होना ही अपने आप में कितना बड़ा बदलाव है। और इसी समय उत्तर कोरिया जापान की बढ़ती सैन्य क्षमता पर लगातार हमला बोल रहा है। ट्यूटर्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने जापान की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटीज, टोमाहोक मिसाइल्स और बढ़ते डिफेंस स्पेंडिंग की आलोचना तेज कर दी है। अब जरा नक्शा देखिए। जापान, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका, उत्तरी कोरिया, चाइना, रसिया, पूरा ईस्ट एशिया एक विशाल स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड बन चुका है। और अगर मध्य पूर्व में दूसरा युद्ध क्षेत्र देखें तो इस नक्शे को हजारों किलोमीटर पश्चिम में ले जाइए। यह है ईरान और उसके सामने है इजराइल और उसका साथी अमेरिका। यह युद्ध न केवल मिसाइल और ड्रोन तक सीमित रहा है, इसका असर समुद्र तक पहुंच चुका है, होर्मुज तक पहुंच चुका है। दोस्तों, होर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की धमनियों में से एक है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है तो तेल, गैस और शिपिंग, महंगाई, इन सब चीज़ों पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यानी एक रीजनल वॉर का असर दुनिया के हर देश तक पहुंच सकता है और यही वह चीज़ है जो इसे खतरनाक बनाती है। फिर आया पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का गठबंधन। अब इस कहानी का सबसे नया टुकड़ा जोड़ के देखते हैं। दोस्तों, दिन है 7 अगस्त 2026 का। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौता किया है। समझौते में एक सदस्य पर आर्म्ड अटैक को सभी के खिलाफ अटैक मानने का सिद्धांत शामिल है और इसके बाद तीनों देशों के बीच मिलिट्री और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बातें भी सामने आई हैं। सोचिए जरा, मध्य पूर्व में पहले ही युद्ध चल रहा है। ईरान एक तरफ है, अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ, और इसी समय क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपना सुरक्षा ढांचा मजबूत कर रही हैं। क्या यह वर्ल्ड वॉर की योजना है? नहीं, लेकिन क्या दुनिया नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स में बंट रही है, कुछ यहां? यह सवाल अब गंभीर हो चुका है। दोस्तों, भारत के दरवाजे तक पहुंचती है कहानी। आइए देखते हैं कैसे। अब तक हमने यूरोप देखा, मिडिल ईस्ट देखा और ईस्ट एशिया को देखा, लेकिन अब भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, क्या हालात हैं। अगर दुनिया में बड़े शक्ति संघर्ष चल रहे हैं तो भारत का नॉर्थ ईस्ट केवल भारत का आंतरिक क्षेत्र नहीं रह जाता। यह भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना के बीच एक बेहद संवेदनशील स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। 2026 में भारत की एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों, 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकन को लेकर एक मामले में कार्रवाई भी की है। जांच म्यांमार बेस्ड एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़े कथित नेटवर्क पर केंद्रित थी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इन्हें सीधे विदेशी खुफिया विभाग के सैनिक कहना अभी प्रमाणित तथ्य नहीं है। फिर भी सवाल गंभीर है, विदेशी नागरिक भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़े ऐसे मामले में क्यों सामने आ रहे हैं? और नॉर्थ ईस्ट में पहले से म्यांमार की इंस्टेबिलिटी, इंसर्जेंट नेटवर्क और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जैसी समस्याएं मौजूद हैं। अब इसमें बांग्लादेश को जोड़िए। बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भौगोलिक संबंध क्या है?
म्यांमार की सीमा देखिए आप, और दूसरी तरफ चाइना। चाइना का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ कथित हिस्टोरिकल लिंक्स का मुद्दा नया नहीं है। इस पर वर्षों से राजनीतिक विश्लेषण होते रहे हैं। यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट को अगर केवल एक बॉर्डर रीजन समझा जाए तो शायद पूरी तस्वीर दिखाई नहीं देगी। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश के पास टैक्सिंग क्षेत्र में जुड़ी रिपोर्ट्स ने फिर सीमा तनाव की चर्चाएं बढ़ाई। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने चाइनीज ट्रूप्स के प्रवेश के दावों को अप्रमाणित बताया और दोनों पक्षों ने कम्युनिकेशन बनाने की बात की, लेकिन बात यही नहीं रुकती। अगर दुनिया किसी बड़े वैश्विक संघर्ष में प्रवेश करती है तो भारत का स्ट्रेटेजिक महत्व कितना बढ़ जाएगा, यह आप समझ सकते हैं। अब सारे पीसेस एक जगह रखिए। जर्मनी अपनी सेना बढ़ा रहा है, जापान अपने मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस बदल रहा है, जापान डिफेंस एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ा रहा है, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत कर रहा है, चाइना मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, रसिया यूक्रेन में युद्ध कर रहा है, ईरान बड़े रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में है, अमेरिका सीधे मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल है और इजराइल लगातार युद्ध कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की नया डिफेंस फ्रेमवर्क बना रहे हैं और भारत के आसपास चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सभी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया हथियार इसलिए खरीद रही है क्योंकि युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, या फिर क्या हथियारों की यह दौड़ ही युद्ध के खतरे को और बढ़ा रही है? शायद दोनों। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसके लिए आपने यह पूरी कहानी सुनी। भविष्यवाणियों में अक्सर एक ऐसे समय की कल्पना मिलती है जिसमें राष्ट्रों के बीच युद्ध होगा, देश गुटों में बटेंगे, पुरानी शक्तियों का संतुलन टूटेगा, नई शक्तियां उभरेंगी और युद्ध केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहेगा। अब 2026 को देखिए, क्या ये शब्द आज दुनिया से मिलते जुलते लगते हैं? यूरोप में युद्ध, मध्य पूर्व में युद्ध, पूर्वी एशिया में परमाणु तनाव, दक्षिण एशिया में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, अफ्रीका में बड़े संघर्ष और कई जगह प्रॉक्सी वारफेयर। यही कारण है कि भविष्यवाणियों को मानने वाले लोग कह रहे हैं वह समय आ गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या भविष्यवाणी आज की घटनाओं को वास्तव में पहले से बता रही थी, या हम आज की घटनाओं को देखकर पुराने शब्दों का अर्थ निकाल रहे हैं? इसका फैसला आपको करना है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए जरूरी नहीं कि एक दिन अमेरिका रूस पर युद्ध की घोषणा करे और अगले दिन पूरी दुनिया युद्ध में कूद पड़े। आधुनिक युद्ध अलग तरीके से हो सकता है। एक देश दूसरे देश को हथियार देता है, दूसरा देश प्रॉक्सी बन जाता है, फिर सैंक्शंस, फिर साइबर अटैक्स, फिर ड्रोन के हमले, फिर मिसाइल हमले, फिर समुद्री मार्ग का बंद होना, फिर मिलिट्री अलायंसेस बनना और अंत में किसी एक घटना से बड़ी शक्तियां सीधे भिड़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इतिहासकार शायद पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे युद्ध उस दिन शुरू नहीं हुआ था, उसकी शुरुआत तो वर्षों पहले से हो चुकी थी। और यही सबसे डरावनी संभावना है। अंतिम संकेत की बात की जाए तो अब एक बार फिर दुनिया का नक्शा देखिए। रूस, यूक्रेन, जर्मनी, नाटो, ईरान, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और दुनिया के दूसरे संघर्ष। इतने सारे स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट्स, इतनी तेजी से बढ़ता डिफेंस स्पेंडिंग, नई मिलिट्री अलायंसेस, न्यूक्लियर वेपन्स की बढ़ती चर्चा और हथियारों का बढ़ता उत्पादन और बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट्स, यह सब किसी एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह बदलती हुई विश्व व्यवस्था की कहानी है। तो क्या तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है?
शायद इतिहास इसका जवाब कुछ साल बाद देगा, लेकिन आज अगस्त 2026 को दुनिया जिस स्थिति में खड़ी है उसे देखकर एक बात जरूर कही जा सकती है, मानव इतिहास का सबसे खतरनाक दौर शायद किसी एक धमाके से नहीं बल्कि धीरे धीरे बन रहे इन हजारों छोटे मोर्चों से तैयार हो रहा है। और अगर भविष्यवाणियों में बताए गए संकेत वास्तव में इसी ओर इशारा करते हैं तो सवाल यह नहीं है कि युद्ध कब शुरू होगा, सवाल यह है कहीं हम पहले से ही उसके अंदर तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है जब दुनिया को एहसास होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपकी नज़र में क्या यह सिर्फ संयोग है या भविष्यवाणी के संकेत वास्तव में सामने आ चुके हैं? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, संकेत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।